दोस्तों नमस्कार। नॉलेज सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के सीरीज को शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम कक्षा 6 के भूगोल विषय को पढ़ेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, आजकल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एनसीईआरटी से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। यह हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हमें एक बार एनसीईआरटी विषयों को अच्छे से पढ़ ही लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा 6 की चैप्टर फर्स्ट को, सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी, जिसमें बहुत ही एनसीईआरटी में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया गया है और चित्रों के माध्यम से दिया गया है, और हमने अंडरलाइन भी कर लिया है जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो इस पढ़ते समय बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। ये छोटे बच्चों के लिए लिखा गया है, तो हम इस तरह पढ़ेंगे तो हमें भी बहुत अच्छे से आसानी से समझ में आता जाएगा। तो देखते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भरा है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं तथा कुछ धुंधले। आप देखते हैं कि रात के समय में जब हम ऊपर देखते हैं आकाश में, तो हमें कुछ छोटे छोटे बिंदु दिखाई देते हैं जो टिमटिमाते हुए हमें नजर आते हैं। कुछ धुंधले होते हैं, कुछ चमकीले होते हैं। इसमें मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीक होते हैं, लेकिन अगर आपको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इनमें से बहुत टिमटिमाहट में कुछ अलग हैं। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान दिखते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। आप लगभग अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा स्थितियों में दिखाई देती है। चंद्रमा को देखेंगे कि हम समय के साथ में उसकी स्थिति जो है, उसकी जो बनावट है, वो हमें समय समय पर अलग अलग आकार की दिखाई देती है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात यानी कि पूर्णिमा होती है, जिसे हम फुल मून के नाम से जानते हैं। इस दिन चंद्रमा पूर्ण होता है और गोल रूप में दिखाई देता है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है, जिसे हम न्यू मून कहते हैं। इस दिन क्या होता है कि रात में अगर आसमान साफ हो तो आप आसमान का अवलोकन कर अच्छी तरीके से आसमान को देख सकते हैं। क्या आपको पता है क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा तथा इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकीली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम देखते हैं कि दिन में जब सूर्य निकल आता है तो उसकी प्रकाश इतनी तेज होती है, इतना ज़्यादा होता है कि आसमान में जो भी वस्तुएं होती हैं वो उसके प्रकाश में छुप जाती हैं और हमें सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। जो भी आसमान में हमें दिखाई देता है या जो भी आसमान में है, वो सभी खगोलीय पिंड का हिस्सा है, जिसे हम एस्ट्रोनॉमिकल नाम से जानते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े आकार में तथा गर्म होते हैं और ये गैसों से बने होते हैं। इसकी खास बात क्या है कि ये गैस से निर्मित होते हैं। इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। सभी खगोलीय पिंडों के पास प्रकाश और ऊष्मा होती है, जिसे वह बहुत ही बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। जैसा कि ऊपर लिखा गया है कि जो खगोलीय पिंड होते हैं वो गैसों के बने होते हैं और उनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है। इसी तरह सूर्य भी एक तारा है, तो ये भी गैसों से बना हुआ है और इसके पास भी अपनी ऊष्मा और प्रकाश है। तो चलिए आगे देखते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा ये अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। जो भी सूर्य हैं और तारे हैं, वो रात के समय हमें इसलिए इतनी छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि ये हमसे बहुत ही अनगिनत दूरी पर हैं।
ये आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं। ये तो सभी अपने कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि जो भी वस्तुएं हमसे दूर होंगी वो छोटी दिखाई देंगी और जो पास में होंगी वो बड़ी दिखाई देंगी। रात में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों को देख सकते हैं। अब हम इनकी विभिन्न आकृतियों के बारे में देखते हैं कि इनकी आकृतियाँ किस तरह से होती हैं। ये जो भी आकृतियाँ उनकी बनी होती हैं उनको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं, यानी कि कंस्टलेशंस यानी कहते हैं। इन्हें ऊर्जा मेजर और उर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से हम पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है, जो हम जानते हैं प्राचीन समय से हमारे यहाँ चला आया है और इसे हम जानते भी हैं कि एक सप्त ऋषि है जो हमें आकाश में दिखाई देता है। ये आप उत्तर साइड में देखेंगे कि जो 7 तारों का एक समूह है वो हमेशा एक दिशा में बना रहता है। 7 तारे ये इसमें दिखाए गए हैं। ये उर्सा मेजर हैं। ये सप्त ऋषि जो ये 7 तारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और इसी के से बनते हुए हम उत्तरी ध्रुव तारा को भी हम इसका दिशा अनुमान लगाते हैं, इसमें आगे लिखा भी गया है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते हैं और उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं ये सप्तऋषि के आकार का बनता है और ये जो दृष्टि इनकी जा रही है ये उत्तर दिशा में ध्रुव तारा की ओर संकेत कर रहा है। आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर ध्रुव तारा आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। आप देखेंगे कि ये सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींचे जाएं और उससे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ध्रुव तारे की ओर इंगित करेंगे। जैसा कि अभी हमने दिखाया कि अगर हम इन 7 तारों को एक साथ में ऐसे मिला लेंगे तो ये जो सीधी रेखा जाएगी वो ध्रुव तारा की ओर में इंगित करेगी, हमें दिखाई देगी। अब खगोलीय पिंडों के बारे में जानते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं जिन्हें ग्रह कहते हैं। तो ग्रह की परिभाषा जब आएगी, यानी कि प्लैनेट की परिभाषा आएगी, तो हम उसमें लिखेंगे ग्रह के बारे में पूछा जाएगा तो ग्रहों के पास अपनी कोई ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती है। ये तारों द्वारा अपनी ऊष्मा और प्रकाश को ग्रहण करते हैं। अंग्रेजी में इसको प्लैनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा में प्लेटनाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। सभी जो ग्रह होते हैं वो खगोलीय पिंडों का चक्कर लगाते रहते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह भी एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। और इसमें जो ये इधर महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं इनको भी बिल्कुल हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें भी हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु दिए होते हैं। इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही थी, यानी कि जब खगोलीय पिंड यानी कि जो सौरमंडल बन रहा था, तो ये कुछ जो पिंड थे वो आपस में चल रहे थे और उसमें काफ़ी पिंडों में आपस में टक्कर हो गई थी जिससे कुछ छोटे छोटे पिंड टूट गए थे। जो आज भी बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों तरफ घूम रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पिंड कहते हैं। छोटे छोटे पिंड होते हैं जो पट्टियों के रूप में घूमते रहते हैं। पृथ्वी की इन छल्लों की शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। अब इसको भी हम सौरमंडल जो हमारा है इसे हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले क्या दिखा हुआ है? ये सूर्य है। सूर्य के बाद में बुध है। बुध के बाद में शुक्र हो जाएगा। शुक्र, पृथ्वी, मंगल। फिर ये जो है ये
खगोलीय ये पिंड हैं जो असंख्य छोटे छोटे पिंड हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच में चक्कर लगा रहे हैं। इसके बाद में एक मिनट, ये हो जाएगा शनि, और फिर ये सबसे लास्ट में यूरेनस के बाद में सबसे लास्ट में नेपच्यून आ जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारे पास कितने ग्रह हैं? टोटल 8 ग्रह हो जाएंगे। इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, जैसे कि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस और नेपच्यून। इनके बारे में हम आगे भी डिटेल में दिया गया है, तो हम आगे पढ़ेंगे। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा भी एक उपग्रह है। हमारी पृथ्वी का यह सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हमने बताया कि ग्रहों के पास अपनी कोई प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। तो जिस तरह से पृथ्वी सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करती है, उसी तरह जो 7 अन्य ग्रह हैं वो भी सूर्य से अपनी ऊष्मा और ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। अब हम सौरमंडल के बारे में जानते हैं। सौरमंडल सूर्य 8 ग्रह उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह तथा उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। जिसमें सौरमंडल में क्या होता है? सूर्य, बाकी 8 ग्रह और उनके उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जिन्हें जैसे क्षुद्र ग्रह तथा उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। देखते हैं यहाँ पर तथ्य में क्या लिखा गया है। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं, यानी कि सोलर सिस्टम। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखे, इसमें कुछ सौर से संबंधित बातों को लिखने को कहा गया है। अब हम सूर्य के बारे में डिटेल से समझ लेते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, इसलिए हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। ग्रह क्या होता है? ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, यूरेनस और नेपच्यून हैं। ये क्रम वाइज भी हमें कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इन ग्रहों को क्रमशः निर्धारित कीजिए। तो जैसे कि बुध हो गया, बुध के बाद में शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून है। इसमें एनसीईआरटी में इन क्रमों को याद करने के लिए एक बहुत ही अच्छी पोएम के साथ में दिया गया है, जिसे हम आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है माई से क्या हो जाएगा? माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नर्स। इस तरह से हम बुध, शुक्र, पृथ्वी, यदि ई से अपना अर्थ हो जाएगा, एम से मार्स हो जाएगा, जुपिटर बृहस्पति हो जाएगा, यस से शनि के बारे में पता लगा सकते हैं, और यूरेनस और नेपच्यून हो जाएगा। इस तरह से हम इसको याद भी रख सकते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये सभी दीर्घाकार में फैले हुए हैं। तो जो 8 ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। सूर्य बुध शुक्र के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में शुक्र के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग 88 दिन लगते हैं। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इसका आकार और एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लेटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लेटो बौने ग्रह कहे जाते हैं। इस तरह
प्रेजेंट टाइम में हम प्लेटो को ग्रह के रूप में नहीं मानते हैं, जब 2006 में इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देख लेते हैं। ऐसे शब्द जिनका उपयोग ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम भाषा के रूप में करते हैं, अक्सर वह दूसरी भाषाओं से लिए गए होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, लेकिन ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। यानी कि यहाँ पे दिया गया है, इनको भी देख लेते हैं। जैसे जियो दिया गया है, तो जियो में लॉजी लगा देंगे तो पृथ्वी का अध्ययन हो जाएगा, मेट्रॉइड लगा देंगे तो पृथ्वी का मापन हो जाएगा, जियो में ही ऑस्टेरॉइड लगा देंगे तो पृथ्वी के अनुरूप जो भी होगी वो जड़ आकार की होगी, तो वो पृथ्वी के अनुरूप मानी जाएगी। पृथ्वी के बारे में देखते हैं अब हम। पृथ्वी यानी कि अर्थ, सूर्य से दूरी के हिसाब में पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू-आव कहा जाता है। भू-आव का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार, यानी कि अपनी पृथ्वी पूरी तरीके से इस तरह से गोल नहीं है, इसमें ध्रुवों पर कुछ चपटे हुए हैं। एक मिनट, पृथ्वी ध्रुवों पर कुछ चपटी हुई है दोनों ध्रुवों पर, और बाकी आकार में वो गोल है। तो ये हो जाएगा पृथ्वी कुछ इस आकार से है, पूरी तरीके से वो गोल नहीं है, इसलिए हम इसे जड़ आकृति कहते हैं, यानी कि भू-आव। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न केवल अधिक गर्म है, न तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद हैं। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने से पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि इसके 2/3 सतह पर पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा, मून। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी को तुलना कर सकते हैं। पृथ्वी सूर्य से कितने किलोमीटर दूरी पर है? अभी हमने देखा था सूर्य के बारे में जब पढ़ रहे थे, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और चंद्रमा पृथ्वी से और सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर है ये भी हम अनुमान लगा सकते हैं। उपग्रह क्या है इसके बारे में भी देख लेते हैं। उपग्रह, सैटेलाइट जिसे कहते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह जो होते हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उपग्रह ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। कुछ मानव निर्मित उपग्रह हैं जैसे कृत्रिम पिंड या वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए जाते हैं, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने, पृथ्वी पर संचार के माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिए जाते हैं। और अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं जिसे हम याद रखना चाहिए हमें। इनसेट हैं, IRS हैं, इडूसेट है। इडूसेट 2 शिक्षा से संबंधित उपग्रह है। इस तरह से रॉकेट का प्रक्षेपण किया जाता है और पृथ्वी के कक्षा में इसे स्थापित कर दिया जाता है, जिससे हमें खगोलीय जानकारियाँ प्राप्त होती रहती हैं। नेक्स्ट, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय पर वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख सकते हैं, क्योंकि वो अपने अक्ष पर घूमता है और एक पूरे
पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है उसका एक समान, दोनों का ही समान समय है जो कि 27 दिन है। जब दोनों एक ही समान पर कंप्लीट हो जाते हैं तो हम इस तरह पृथ्वी चंद्रमा का भी एक ही भाग देख पाते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग है जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। हमने बताया था कि जो ये क्षुद्र ग्रह होते हैं ये ग्रहों से ही टूटकर, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो रही थी यानी कि जो पूरे सौरमंडल ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही थी तो काफ़ी सारे पिंड आपस में टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे। कुछ टुकड़े इकट्ठा होकर ग्रहों का निर्माण कर लिए हैं तथा कुछ अभी भी मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में चक्कर लगा रहे हैं। इन्हें हम क्षुद्र ग्रह से जानते हैं। उल्कापिंड मेटेरॉयड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरती है इसके जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। अब हम आकाशगंगा के बारे में देख लेते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैले सफ़ेद चौड़ी पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? इसमें पूछा गया है जो आकाशगंगाएं होती हैं, कभी कभी हम जब देखते हैं आसमान में तो हमें कुछ एक पट्टी टाइप से सफ़ेद पट्टी की तरह हमको दिखाई देती है। वो पट्टियाँ, उन पट्टियों को हम आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा, ये पट्टी आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का भाग है। इसी तरीके से कई सौरमंडल में, पूरे ब्रह्मांड में कई आकाशगंगाएं हैं। उनमें से जो मिल्की वे है उसका मिल्की वे जो है उसी का भाग है हमारा सौरमंडल। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा, यानी कि आकाश में बहती हुई एक गंगा। जिस तरह से पृथ्वी पर एक गंगा बह रही है तो सफ़ेद पट्टी दिखाई देती है, इस तरह से इसका भी नाम रख दिया गया आकाश गंगा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। इस तरह से चैप्टर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आप सब इसे देख लीजिएगा बहुत अच्छे से, और इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं लास्ट में, इसे भी प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जैसे कि हम ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न दिए गए हैं अभी हमने जो पढ़ा है उसके आधार पर हम इन प्रश्नों को हल करने का भी प्रयास करते हैं। इसमें दिया गया है पहला प्रश्न कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना गया है? तो पृथ्वी के समान जो आकार है ये हो जाएगा शुक्र। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है, ये हो जाएगा पृथ्वी। फिर क्वेश्चन किया गया है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो ये दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं सभी ग्रह। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर की दिशा में दिखाई देता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं में पाए जाते हैं। इस तरह से आप भी प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करिए। सो थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।